भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के इम्पॉर्टेंट प्रश्न। प्रश्न 1। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 का आधिकारिक नाम क्या है? विकल्प ए, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013। बी, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013। सी, उचित मुआवजा और भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013। डी, भूमि और किसान अधिकार अधिनियम 2013। सही उत्तर है बी। इस कानून का पूरा नाम भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 है। यह नाम इसके मुख्य उद्देश्यों को दर्शाता है, जिसमें केवल भूमि लेना ही नहीं, बल्कि उचित मुआवजा और विस्थापित लोगों के लिए नई व्यवस्था करना भी शामिल है। प्रश्न 2। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 किस पुराने कानून की जगह पर लाया गया था? विकल्प ए, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1956। बी, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894। सी, भूमि राजस्व संहिता 1959। डी, भारतीय वन अधिनियम 1927। सही उत्तर है बी, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894। यह नया कानून 2013 में आया और इसने पुराने अंग्रेजों के समय के बहुत पुराने भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 को बदला। पुराने कानून में किसानों और जिनकी जमीन ली जाती थी, उनके हितों की रक्षा के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं थे, इसलिए नया कानून बनाया गया। प्रश्न 3। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 पूरे भारत में कब लागू हुआ? विकल्प ए, 26 जनवरी 2014। बी, 15 अगस्त 2013। सी, 1 जनवरी 2014। डी, 31 दिसंबर 2013। सही उत्तर है सी, 1 जनवरी 2014। इस अधिनियम को भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2014 से पूरे देश में लागू किया गया। इसका उद्देश्य भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और न्यायसंगत बनाना था, ताकि जिनकी जमीन ली जाए उन्हें उचित मुआवजा और सहायता मिल सके। प्रश्न 4। इस अधिनियम के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि का अधिग्रहण करने पर बाजार मूल्य का कितना गुना मुआवजा दिया जाता है? विकल्प ए, बाजार मूल्य का 2 गुना। बी, बाजार मूल्य का 3 गुना। सी, बाजार मूल्य का 4 गुना। डी, बाजार मूल्य के बराबर। सही उत्तर है सी, बाजार मूल्य का 4 गुना। ग्रामीण इलाकों में किसानों की जमीन का अधिग्रहण करने पर सरकार को उस जमीन के बाजार मूल्य का 4 गुना तक मुआवजा देना पड़ता है। यह इसलिए ताकि किसानों को उनकी आजीविका के नुकसान की भरपाई हो सके और वे अपना जीवन फिर से बसा सकें। प्रश्न 5। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के तहत शहरी क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण पर बाजार मूल्य का कितना गुना मुआवजा दिया जाता है? विकल्प ए, बाजार मूल्य का 2 गुना। बी, बाजार मूल्य का 4 गुना। सी, बाजार मूल्य का 5 गुना। डी, बाजार मूल्य का 3 गुना। सही उत्तर है ए, बाजार मूल्य का 2 गुना। शहरी क्षेत्रों में जहां जमीन की कीमतें पहले से ही अधिक होती हैं, इस कानून के तहत बाजार मूल्य का 2 गुना मुआवजा देने का प्रावधान है। इसका लक्ष्य शहरी निवासियों को उनकी संपत्ति के बदले उचित और न्यायपूर्ण राशि प्रदान करना है। प्रश्न 6। निजी कंपनियों द्वारा भूमि अधिग्रहण के लिए कितने प्रतिशत प्रभावित परिवारों की सहमति अनिवार्य है? विकल्प ए, 50%। बी, 70%। सी, 80%। डी, 100%। सही उत्तर है सी, 80%। अगर कोई प्राइवेट कंपनी किसी प्रोजेक्ट के लिए जमीन लेना चाहती है, तो उसे उस इलाके के कम से कम 80% प्रभावित परिवारों से सहमति लेनी होगी। यह नियम सुनिश्चित करता है कि कंपनियों द्वारा जबरदस्ती जमीन न छीनी जाए और लोगों की राय का सम्मान हो। प्रश्न 7। सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी परियोजनाओं के लिए कितने प्रतिशत प्रभावित परिवारों की सहमति आवश्यक है? विकल्प ए, 60%। बी, 70%।
सी 80%, डी 90%। सही उत्तर है बी 70%। जब कोई परियोजना सरकार और निजी कंपनी मिलकर पीपीपी मॉडल से चलाती हैं, तो भूमि अधिग्रहण के लिए कम से कम 70% प्रभावित परिवारों की सहमति जरूरी होती है। यह नियम विकास और लोगों के अधिकारों के बीच संतुलन बनाने में मदद करता है। प्रश्न 8। भूमि अधिग्रहण से पहले सामाजिक प्रभाव आंकलन सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट करना किस धारा के तहत अनिवार्य है? विकल्प ए धारा 2, बी धारा 4, सी धारा 6, डी धारा 8। सही उत्तर है बी धारा 4। अधिनियम की धारा 4 के अनुसार किसी भी भूमि का अधिग्रहण करने से पहले एक सामाजिक प्रभाव आंकलन SIA करना अनिवार्य है। इस आंकलन में यह देखा जाता है कि प्रोजेक्ट का स्थानीय लोगों के जीवन, समाज और पर्यावरण पर क्या असर पड़ेगा। प्रश्न 9। यदि अधिग्रहित भूमि का उपयोग 5 साल के भीतर नहीं किया जाता है तो उसका क्या होता है? विकल्प ए सरकार उसे नीलाम कर देती है, बी उसे मूल भू मालिकों को लौटा दिया जाता है या भूमि बैंक में डाल दिया जाता है, सी उस पर एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया जाता है, डी उसे बंजर घोषित कर दिया जाता है। सही उत्तर है बी उसे मूल भू मालिकों को लौटा दिया जाता है या भूमि बैंक में डाल दिया जाता है। इस कानून की धारा 101 के अनुसार यदि सरकार किसी प्रोजेक्ट के लिए ली गई जमीन का इस्तेमाल 5 साल तक नहीं करती है तो उसे या तो असली मालिकों को वापस करना होगा या फिर उसे एक भूमि बैंक में डाल दिया जाएगा ताकि भविष्य में किसी अन्य सार्वजनिक काम के लिए इस्तेमाल हो सके। प्रश्न 10। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किस प्रकार की भूमि के अधिग्रहण पर यह कानून रोक लगाता है? विकल्प है ए बंजर भूमि, बी सिंचित बहुफसली भूमि, सी पहाड़ी भूमि, डी रेगिस्तानी भूमि। सही उत्तर है बी सिंचित बहुफसली भूमि। अधिनियम की धारा 10 देश की खाद्य सुरक्षा को बहुत महत्व देती है, इसलिए ये कानून सिंचित और बहुफसली यानी जिस पर साल में कई फसलें उगती हैं भूमि के अधिग्रहण को सीमित करता है ताकि उपजाऊ जमीन खेती के लिए बची रहे और अनाज का उत्पादन कम न हो। प्रश्न 11। अधिनियम के तहत मुआवजा या पुनर्वास से संबंधित विवादों के निपटारे के लिए किस प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान है? विकल्प ए जिला न्यायालय, बी उच्च न्यायालय, सी भूमि अधिग्रहण पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण, डी ग्राम पंचायत। सही उत्तर है सी भूमि अधिग्रहण पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण। अधिनियम की धारा 51 के तहत LARR नामक एक विशेष प्राधिकरण बनाया गया है। अगर कोई व्यक्ति सरकार द्वारा दिए गए मुआवजे या पुनर्वास की व्यवस्था से खुश नहीं है तो वह अपनी शिकायत लेकर इस प्राधिकरण के पास जा सकता है, जो एक अदालत की तरह काम करता है। प्रश्न 12। प्रभावित परिवार की परिभाषा में कौन शामिल है? विकल्प ए केवल भूमि का मालिक, बी भूमि मालिक और उसका परिवार, सी भूमि मालिक, खेतीहर मजदूर, किराएदार और जिनकी आजीविका उस भूमि पर निर्भर थी, डी केवल खेतीहर मजदूर। सही उत्तर है सी भूमि मालिक, खेतीहर मजदूर, किराएदार और जिनकी आजीविका उस भूमि पर निर्भर थी। इस कानून में प्रभावित परिवार का मतलब सिर्फ भूमि का मालिक नहीं है, इसमें वे सभी लोग शामिल हैं जिनकी रोजी रोटी उस भूमि से जुड़ी थी, जैसे खेतीहर मजदूर, बटाईदार या छोटे कारीगर। यह कानून उन सभी के पुनर्वास की जिम्मेदारी लेता है। प्रश्न 13। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए इस अधिनियम में क्या विशेष व्यवस्था है? विकल्प ए उन्हें कोई मुआवजा नहीं मिलता, बी उन्हें सामान्य से कम मुआवजा मिलता है, सी उनसे सहमति लेना आवश्यक नहीं है, डी उन्हें उच्च मुआवजा और पुनर्वास लाभ मिलता है तथा अधिग्रहण केवल अंतिम विकल्प के रूप में होता है। सही उत्तर है डी उन्हें उच्च मुआवजा और पुनर्वास लाभ मिलता है तथा अधिग्रहण केवल अंतिम विकल्प के रूप में होता है। यह कानून अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति ST के समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए विशेष प्रावधान करता है। उनकी जमीन का अधिग्रहण केवल तभी किया जा सकता है जब कोई और विकल्प ना हो और उन्हें अधिक मुआवजा और पुनर्वास लाभ दिए जाते हैं। प्रश्न 14।
कलेक्टर को कितने समय के भीतर भूमि अधिग्रहण का अवार्ड या निर्णय घोषित करना होता है? विकल्प ए सामाजिक प्रभाव आंकलन रिपोर्ट के प्रकाशन से 6 महीने के भीतर, बी प्रारंभिक अधिसूचना से 12 महीने के भीतर, सी अंतिम अधिसूचना से 24 महीने के भीतर, डी प्रारंभिक अधिसूचना से 3 महीने के भीतर। सही उत्तर है बी प्रारंभिक अधिसूचना से 12 महीने के भीतर। अधिनियम की धारा 25 के अनुसार कलेक्टर को भूमि अधिग्रहण की प्रारंभिक अधिसूचना जारी होने के 12 महीने के अंदर मुआवजे की राशि तय करके अपना फैसला अवार्ड सुनाना होता है। यदि ऐसा नहीं होता है तो अधिग्रहण की कार्यवाही रद्द हो जाती है। प्रश्न 15, इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकल्प ए केवल औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना, बी केवल किसानों से भूमि लेना, सी भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को मानवीय पारदर्शी बनाना और उचित मुआवजा सुनिश्चित करना, डी सरकार के लिए भूमि अधिग्रहण आसान बनाना। सही उत्तर है सी भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को मानवीय पारदर्शी बनाना और उचित मुआवजा सुनिश्चित करना। इस कानून का मुख्य लक्ष्य केवल भूमि लेना ही नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि पूरी प्रक्रिया मानवीय हो, उसमें पारदर्शिता हो और जिनकी जमीन ली जा रही है उन्हें न्यायपूर्ण मुआवजा मिले, साथ ही उनके पुनर्वास की भी उचित व्यवस्था की जाए। प्रश्न 16, सामाजिक प्रभाव आंकलन SIA रिपोर्ट का मूल्यांकन किसके द्वारा किया जाता है? विकल्प है ए जिला कलेक्टर, बी राज्य सरकार, सी एक स्वतंत्र बहुविषयक विशेषज्ञ समूह, डी ग्राम सभा। सही उत्तर है सी एक स्वतंत्र बहुविषयक विशेषज्ञ समूह। अधिनियम की धारा 7 के अनुसार सामाजिक प्रभाव आकलन SIA रिपोर्ट की जांच एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समूह करता है। इस समूह में अलग अलग क्षेत्रों के जानकार होते हैं जो निष्पक्ष रूप से रिपोर्ट का मूल्यांकन करते हैं कि प्रोजेक्ट को मंजूरी देनी चाहिए या नहीं। प्रश्न 17, इस अधिनियम के तहत पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के प्रावधान किस अनुसूची में दिए गए हैं? विकल्प है ए पहली अनुसूची, बी दूसरी और तीसरी अनुसूची, सी चौथी अनुसूची, डी पांचवी अनुसूची। सही उत्तर है बी दूसरी और तीसरी अनुसूची। अधिनियम की दूसरी अनुसूची में प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दिए जाने वाले लाभों का विस्तृत वर्णन है, जैसे नौकरी, घर या नकद सहायता। तीसरी अनुसूची में ढांचागत सुविधाओं के विकास के बारे में बताया गया है। प्रश्न 18, अधिनियम की कौन सी धारा तत्काल आवश्यकता अर्जेंसी क्लॉज के मामलों से संबंधित है, जहां सरकार जल्दी भूमि अधिग्रहित कर सकती है? विकल्प है ए धारा 10, बी धारा 25, सी धारा 40, डी धारा 50। सही उत्तर है सी धारा 40। धारा 40 सरकार को विशेष परिस्थितियों जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा या प्राकृतिक आपदा में भूमि का तत्काल अधिग्रहण करने की शक्ति देती है। ऐसे मामलों में सामाजिक प्रभाव आकलन जैसी कुछ प्रक्रियाओं से छूट मिल जाती है, लेकिन मुआवजा अधिक देना पड़ता है। प्रश्न 19, लोक प्रयोजन की परिभाषा में क्या शामिल नहीं है? विकल्प है ए राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा परियोजनाएं, बी किसी निजी अस्पताल या निजी शिक्षण संस्थान के लिए भूमि अधिग्रहण, सी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गरीबों के लिए आवास परियोजनाएं, डी बुनियादी ढांचा परियोजनाएं जैसे सड़क और रेलवे। सही उत्तर है बी किसी निजी अस्पताल या निजी शिक्षण संस्थान के लिए भूमि अधिग्रहण। इस कानून के तहत लोक प्रयोजन की परिभाषा बहुत स्पष्ट है। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा, बुनियादी ढांचे और गरीबों के लिए आवास परियोजनाएं शामिल हैं, लेकिन किसी भी निजी अस्पताल, निजी स्कूल या होटल के लिए भूमि अधिग्रहण को लोक प्रयोजन नहीं माना जाता है। प्रश्न 20, अधिनियम की कौन सी अनुसूची मुआवजे के निर्धारण के लिए बाजार मूल्य की गणना के घटकों को सूचीबद्ध करती है? विकल्प है ए पहली अनुसूची, बी दूसरी अनुसूची, सी तीसरी अनुसूची, डी चौथी अनुसूची। सही उत्तर है ए पहली अनुसूची। अधिनियम की पहली अनुसूची में ये विस्तार से बताया गया है कि भूमि का बाजार मूल्य कैसे तय किया जाएगा और मुआवजे की राशि की गणना कैसे की जाएगी। इसमें जमीन के मूल्य के अलावा उस पर मौजूद संपत्ति, पेड़, मकान आदि का मूल्य भी शामिल होता है। प्रश्न 21, यदि कोई कंपनी या सरकारी अधिकारी इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो उसके लिए क्या प्रावधान है?
विकल्प है ए कोई दंड नहीं, बी केवल चेतावनी, सी जुर्माना और कारावास, डी केवल पद से हटाना। सही उत्तर है सी जुर्माना और कारावास। ये कानून बहुत सख्त है। अगर कोई अधिकारी या कंपनी जानबूझकर इसके नियमों का पालन नहीं करती है या गलत जानकारी देती है तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है और संबंधित अधिकारी को जेल भी हो सकती है, ताकि कोई भी कानून का दुरुपयोग न कर सके। प्रश्न 22, क्या ये अधिनियम उन मामलों पर भी लागू होता है जहां भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पुराने कानून 1894 के तहत शुरू हुई थी? विकल्प है ए नहीं, ये केवल नए मामलों पर लागू होता है, बी हाँ, कुछ शर्तों के साथ ये पुराने मामलों पर भी लागू होता है, सी ये सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है, डी ये केवल अदालती आदेश पर लागू होता है। सही उत्तर है बी हाँ, कुछ शर्तों के साथ ये पुराने मामलों पर भी लागू होता है। अधिनियम के धारा 24 में प्रावधान है कि अगर पुराने कानून के तहत अवार्ड 5 साल पहले हो गया था लेकिन न तो जमीन पर कब्जा लिया गया और न ही मुआवजा दिया गया, तो ऐसे मामलों में भी नए कानून के तहत अधिक मुआवजा मिलेगा। सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना को कौन मंजूरी देता है? विकल्प है ए ग्राम पंचायत, बी संबंधित विभाग, सी विशेषज्ञ समूह की सिफारिशों के आधार पर सरकार, डी जिला कलेक्टर। सही उत्तर है सी विशेषज्ञ समूह की सिफारिशों के आधार पर सरकार। विशेषज्ञ समूह सामाजिक प्रभाव आंकलन रिपोर्ट की जांच के बाद एक प्रबंधन योजना बनाने की सिफारिश करता है ताकि प्रोजेक्ट के नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सके। इस योजना को अंतिम मंजूरी सरकार द्वारा दी जाती है ताकि प्रभावित लोगों का हित सुरक्षित रहे। प्रश्न 24, इस अधिनियम के लागू होने से भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव क्या आया है? विकल्प है ए मुआवजा कम हो गया, बी प्रक्रिया तेज हो गई, सी सहमति सामाजिक आकलन और पुनर्वास को अनिवार्य बनाया गया, डी केवल सरकारी परियोजनाओं को अनुमति दी गई। सही उत्तर है सी सहमति सामाजिक आकलन और पुनर्वास को अनिवार्य बनाया गया। इस कानून का सबसे बड़ा और क्रांतिकारी बदलाव ये है कि इसने भूमि अधिग्रहण को केवल एक तरफा सरकारी फैसला नहीं रहने दिया। अब प्रभावित लोगों की सहमति, प्रोजेक्ट के सामाजिक प्रभाव का आकलन और विस्थापितों का उचित पुनर्वास प्रक्रिया का अनिवार्य हिस्सा बन गया है। प्रश्न 25, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अब संपत्ति के अधिकार से संबंधित है जिसे भूमि अधिग्रहण कानून को ध्यान में रखना होता है? विकल्प है ए अनुच्छेद 19(1) F, बी अनुच्छेद 31, सी अनुच्छेद 300A, डी अनुच्छेद 21। सही उत्तर है सी अनुच्छेद 300A। पहले संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था, लेकिन अब ये अनुच्छेद 300A के तहत एक संवैधानिक अधिकार है। इसका मतलब है कि सरकार कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना किसी को भी उसकी संपत्ति से वंचित नहीं कर सकती और भूमि अधिग्रहण कानून उसी प्रक्रिया का एक हिस्सा है।